A very good morning to dear students. Let's start with, or let's proceed with the next terms or definitions related to irrigation engineering. Let's start with this base period. Now, what does this base period means? This is actually a very important term of irrigation. Base period is the time or the duration between the first watering of the crop at what time? At the time of its sowing, to the last watering before harvesting is known as a base period. I hope it is clear to all of you. मैं अगर हिंदी में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब आपने बीज जमीन में डाला और उसके बाद पहला पानी उस पर डाला उसे उगाने के लिए, वो वक्त जब आपने पानी डाला तब से लेके वो वक्त जब आप आखिरी पानी डाल रहे हो, कब से स्टार्ट किया? जब आपने पहले टाइम पानी डाला बीज सो करने के बाद, तब से लेके वो टाइम जब आप आखिरी पानी डाल रहे हो उसको काटने के पहले, छटाई करने के पहले, ठीक है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ बेस पीरियड. ये कहां से कहां तक आ रहा है? फर्स्ट टाइम पानी डाले से लेके लास्ट टाइम पानी डाले तक. ओके, काय में एक्सप्रेस होगा ये? दिस विल बी एक्सप्रेस इन डेज. दिस विल बी एक्सप्रेस इन डेज. आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको व्हाट इज द बेस पीरियड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट term of irrigation is delta. Now what it says, it is the total depth of water. It is the total depth of water supplied to the crop. आप समझो क्या बोल रही है, कितना आपने पानी डाला उसको अगर हम एक डेप्थ में गिने तो दैट इज कॉल्ड एज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप. यानी आज मैंने पहली बार पानी डाला, जब बीज मैंने डाला हूँ जमीन में, तब जब मैंने पहले पानी डाला हूँ, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम पानी डाला, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तब तक कब तक? सोइंग से लेके टाइम ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग तक आपने कितना पानी डाला, अगर उसको जमा करते हैं हम, उसकी कितनी डेप्थ बनती है, दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज अ डेल्टा. आई होप आपको क्लियर हो गया हो. अब डेप्थ को कैसे आप कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस करोगे? आइदर इन मीटर और इन सेंटीमीटर. तो ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड. क्योंकि फ्रॉम द टाइम जो है, टाइम फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, टाइम फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज बेस पीरियड, है ना. तो जितना पानी जमा हुआ थ्रू आउट द बेस पीरियड इज कॉल्ड एज डेल्टा. टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड इज कॉल्ड एज अ डेल्टा, एक्सप्रेस इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूटी. नाउ व्हाट इज दिस ड्यूटी? It is the irrigation capacity of a unit discharge of water. क्या मतलब निकल रहा है इसका? It is the irrigation capacity of a unit discharge of water. मतलब अगर आप unit discharge मतलब one discharge, अब उसके सामने कोई भी यूनिट लगा लो. मैं कौन सी यूनिट लगाता हूँ? मीटर लगाता हूँ, ठीक है. तो डिस्चार्ज की यूनिट क्या रहेगी? मीटर क्यूब. करेक्ट है, मीटर क्यूब, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्यूमेक. डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? पानी का सप्लाई, ठीक है. डिस्चार्ज की यूनिट मीटर क्यूब. ओके, तो पर मीटर क्यूब अगर मैं पानी जमीन पे फेंकता हूं तो वो कितना इरिगेशन कर सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी इरिगेशन करने की, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूटी. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. जैसे कि मैंने एक बकेट में पानी ले लिया और मान लिया कि वो 1 मीटर क्यूब पानी है, अब उसको जमीन पे डाला तो वो कितनी जगह यानी फैलेगा और कितनी जगह को इरिगेट कर देगा, कितने सीड्स को या क्रॉप को पानी पहुंचा देगा, दैट इज कॉल्ड एज द इरिगेशन कैपेसिटी पर यूनिट डिस्चार्ज विच इज कॉल्ड एज अ ड्यूटी. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ हो. दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यूटी. In another term, it is also said as
It is the area irrigated per unit discharge supplied throughout the base period. Obviously supplied throughout the base period. यानी कि कोई भी हम पानी ले रहे हैं, पानी दे रहे हैं क्रॉप को, तो कब तक देंगे? क्या उसकी आधी उम्र तक दोगे आप? नहीं, उसको आप जब तक छटाई नहीं करोगे तब तक पानी दोगे, है ना, एक रेगुलर इंटरवल में। करेक्ट है। तो व्हाट इज ड्यूटी? कितना एरिया इरिगेट हो रहा है अगर मैं 1 मीटर क्यूब पानी डाल रहा हूँ, कब तक? थ्रू आउट द बेस पीरियड। दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूटी. It can also be expressed in this form. Duty is equals to area irrigated per unit, this upon की साइन को बोलते हैं per unit discharge supplied throughout the base period. यूनिट क्या रहेगी? एरिया की यूनिट, क्योंकि आप इरिगेशन कर रहे हो, इरिगेशन की जमीन छोटी मोटी तो होगी नहीं, इरिगेशन के लिए काफी जमीन लगती है, तो उसको मीटर में गिनने की जगह हम हेक्टर में गिनते हैं, बड़ी यूनिट लेते हैं. इट इज एक्सप्रेस्ड और कैलकुलेटेड इन हेक्टर. एरिया इज कैलकुलेटेड इन हेक्टर एंड डिस्चार्ज इज इन मीटर क्यूब. मीटर क्यूब को आप क्यूमेक कहते हो. तो आपकी ड्यूटी की यूनिट क्या हो गई? हेक्टर पर क्यूमेक. आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको. नाउ लेट्स डिस्कस अ रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड. इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं. ये तीन जो हमने डेफिनेशन निकाला ना, ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड, इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं हम. लेट ए इज द एरिया इरिगेटेड इन हेक्टर्स, डी इज ड्यूटी इन हेक्टर पर क्यूमेक, डेल्टा इन मीटर, बेस पीरियड किसमें? डेज में, डिस्चार्ज इन क्यू इज द यूनिट डिस्चार्ज. तो क्यू क्या लिया आपने? यूनिट डिस्चार्ज. यूनिट डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? यूनिट डिस्चार्ज मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना. तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आपने क्यू कितना लिया है? यूनिट डिस्चार्ज. अब ड्यूटी का फॉर्मूला क्या है वो लगाते हैं हम. ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज सप्लाइड थ्रू आउट द बेस पीरियड. तो वही फॉर्मूला लगा है, एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज. तो डी इज इक्वल टू ए अपॉन यूनिट डिस्चार्ज, विच कैन बी टेकन एज, यूनिट मतलब 1 ही हुआ ना, तो 1 लिया जाएगा. तो एरिया के फॉर्म में इस फॉर्मूले को बना रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू डी इंटू 1. एरिया इज इक्वल टू डी इंटू 1. ओके. ऑल्सो यूनिट डिस्चार्ज की फॉर्मूला क्या बोलता है? यूनिट डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब मीटर क्यूब में क्या आता है? वॉल्यूम. सेकेंड में क्या आता है? टाइम. तो बस अब आप वही करोगे, क्यू की वैल्यू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना. क्यू इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम एज इट इज. टाइम मतलब क्या? टाइम मतलब सोचो आप लोग क्या है, ऊपर आते हैं. बेस पीरियड को बोल रहा है. इट इज द टाइम बिटवीन द फर्स्ट watering of the crop to the last watering of the crop. First watering from the time of sowing to the last watering from the before harvesting. करेक्ट है. दिस इज कॉल्ड एज अ बेस पीरियड. तो टाइम का मतलब क्या हुआ? बेस पीरियड. तो बस वही आते हैं हम. टाइम को हमने अब लिख दिया है, इट इज अ बेस पीरियड एंड एक्सप्रेस्ड इन डेज. ठीक है. अब वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. वॉल्यूम इधर ला लिया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू ये बेस पीरियड आ गया, यानी इसको वही रखा है जहां था. ये बी को ऊपर चढ़ा दिया है, तो इंटू बी जो कि डेज में रहेगा. करेक्ट है. अब ये डेज में है और ये सेकंड में है, तो कुछ तो सिमिलैरिटी लाना पड़ेगा. सेकंड को डेज में कर लो या डेज को सेकंड में कर लो. तो हम डेज को सेकंड में कर लेते हैं. कैसे करेंगे? डे, एक डे में 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड. आ गया आपका सेकंड. इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू मिल गई 8640 इंटू बी. करेक्ट है. सेकंड सेकंड कट गया, यूनिट बचता है मीटर क्यूब. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इंटू इतनी सारी वैल्यूज इंटू बी, और ये सेकंड में. तो सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो गया, क्या बचता है? यूनिट मीटर क्यूब. तो ये मीटर क्यूब बच गया, और ये 24 इंटू 60 से बन जाता है 86400, और यहाँ क्या बचा? बी. तो ये हो गया आपके वॉल्यूम की वैल्यू.
आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ऑल्सो ये वॉल्यूम किस फॉर्म में निकला है? वॉल्यूम इज इन द फॉर्म ऑफ बेस पीरियड, करेक्ट है, जिसको हमने एक्सप्रेशन नंबर 1 लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये भी होता है एरिया इंटू डेप्थ, यानी कि हेक्टर ले लो या मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, है ना। तो फिलहाल मैं एरिया को हेक्टर में ले रहा हूँ क्योंकि इरिगेशन की बात चल रही है। और डेप्थ को कौन सी यूनिट में लूंगा, मैंने पहले ही बात कर लिया। और डेप्थ की यूनिट क्या रहेगी मेरी? डेप्थ मतलब डेल्टा, यूनिट मीटर या सेंटीमीटर। तो मैंने जब डेरिवेशन स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ कि डेप्थ विल बी इन, यानी कि डेल्टा विल बी इन मीटर, करेक्ट है। तो बस वही कर रहा हूँ। और एरिया इन हेक्टर। तो आ गया मैं वापस, एरिया विल बी इन हेक्टर, डेप्थ विल बी इन मीटर। डेप्थ को लिखते हैं हम डेल्टा, एरिया को लिखेंगे हम क्या लिखेंगे हम? एरिया इज इक्वल टू ये वैल्यू 1 इंटू डी। कहाँ से लाया था? ये फॉर्मूले से, ड्यूटी से। तो ड्यूटी का ही फॉर्मूले से जो एरिया मिला मुझे 1 इंटू डी, बस वही मैं यहाँ लगाते रहूँ। एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू डी, यूनिट इज हेक्टर, डेप्थ इज डेल्टा। आगे चलते हैं। सो वॉल्यूम बिकम्स डी इन हेक्टर इंटू डेल्टा इन मीटर। अब हेक्टर एक जगह, मीटर एक जगह, कैसे चलेगा? तो इसको मैं मीटर कर सकता हूँ, मीटर स्क्वायर सॉरी। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1 हेक्टर मीन्स 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। तो बस 1 हेक्टर की जगह मैंने लिख दिया 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई? वॉल्यूम इक्वल्स टू डी इंटू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा इन मीटर। तो इसको अगर हम क्लब कर ले रहे हैं तो ये बन जाता है 10 to the power 4 डी डेल्टा इन मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर मीटर बन गया मीटर क्यूब। फर्स्ट वॉल्यूम की इक्वेशन और सेकंड वॉल्यूम की इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं हम, इक्वेटिंग वॉल्यूम की इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन थी 86400 बी, 86400 बी बी यूनिट मीटर क्यूब। यहाँ है 10 to the power 4 डी डेल्टा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब गया कैंसल। ये 10 to the power 4 को नीचे ला लेता हूँ, बन जाता है 8.64, क्योंकि ये 1 2 3 4, 10 to the power 4 की जगह 4 के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो आ गया 8.64 डी इक्वल्स टू डी इंटू डेल्टा। अब ये डी को ला लेते हैं नीचे, तो फॉर्मूला बन जाता है, ये रिलेशन बन जाता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 बी बाई डी। डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 बी बाई डी। आई होप ये क्लियर हो गया। या आपको डेल्टा के फॉर्म में रिलेशन ना बनाते हुए डी के फॉर्म में बनाना है, ये दो के फॉर्म में किसी में भी बना लो आप। तो डेल्टा के फॉर्म में बनाते हैं तो ये इक्वेशन बनती है, डी के फॉर्म में बनाते हैं तो ये इक्वेशन बनती है, डी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आप लोग को। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड क्या रिलेशन है? डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी या डी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा, ये आपको याद रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो यहाँ हम देखते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस कमांड एरिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरेबल कमांड एरिया। ये वापस से आ गया ये दूसरे नोट्स का, तो वही सब चीज बताया है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड अगेन। व्हाट इज ड्यूटी? फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। तो डिफाइन तो पता है आपको, ड्यूटी का क्या मतलब होता है। ड्यूटी इज एरिया इरिगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज सप्लाई थ्रू आउट द बेस पीरियड। यूनिट डिस्चार्ज सप्लाई थ्रू आउट द बेस पीरियड, है ना, पर यूनिट डिस्चार्ज सप्लाई थ्रू आउट द बेस पीरियड। तो क्या मतलब निकला है? अगर एक बाल्टी पानी को मैं मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज पकड़ता हूँ, तो अगर उसको जमीन पे डालता हूँ तो उससे कितना एरिया इरिगेट हो सकता है? दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यूटी। ओके, ये ड्यूटी कुछ जमीन की अलग होगी और कुछ जमीन की अलग होगी, ठीक है ना। अगर मैं एक बाल्टी पानी कोई जमीन पे डालूं तो हो सकता है वो ज्यादा क्रॉप को पानी पहुंचाए, वो जमीन ज्यादा क्रॉप तक पानी पहुंचाए। और अगर मैं दूसरी कोई एक जमीन पकड़ूं, वहां पे एक बाल्टी पानी डालूं, तो हो सकता है वो थोड़े में ही पानी जज्ब हो जाए, थोड़ी ही सॉइल में पानी यूज हो जाए, करेक्ट है। तो इट डिपेंड्स अपॉन सॉइल टू सॉइल। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ड्यूटी? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ड्यूटी?
आप बताइए मुझे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट करे। देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, टाइप ऑफ क्रॉप। कुछ क्रॉप ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ क्रॉप कम पानी पीते हैं, तो ऑब्वियसली ड्यूटी वैरी करेंगी। जो कम पानी पीते हैं तो पानी आगे सरकता जाएगा और दूसरे क्रॉप्स को मिलेगा। वेरेज जो क्रॉप्स ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या होगा, अभी मैंने यहाँ से पानी डाला हो तो वो पानी जस्ट करते चले जाएंगे, तो ज्यादा पानी जस्ट करेंगे तो आगे के क्रॉप्स को पानी नहीं मिल पाएगा, तो ड्यूटी कम हो जाएगी ऐसे क्रॉप के हिसाब से, ऐसे क्रॉप की वजह से। और वेरेज एक ऐसा क्रॉप है जो कम पानी लेता है, तो मैंने अब एक बाल्टी पानी डाला तो अपने हिसाब से पानी लेगा, पानी आगे जाएगा, वो आगे वाला क्रॉप अपने हिसाब से पानी लेगा, पानी आगे दूसरे को मिलेगा, तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो क्रॉप टू क्रॉप ड्यूटी वैरी करती है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है। हाँ बिल्कुल करती है। देखिए क्या बोल रहा है, कोल्ड वेदर विल कीप द फील्ड ह्यूमिड। कोल्ड वेदर क्या करेगा, आपकी फील्ड को ह्यूमिड रखेगा, उसमें ऑलरेडी पानी रहेगा, दस वाटर रिक्वायरमेंट इन एडिशन विल बी लेस, इसीलिए इरिगेशन का पानी कम से कम लगेगा, तो ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि पानी जब ज्यादा लगेगा ही नहीं सॉइल को, तो हमने एक बाल्टी पानी डाला तो वो आगे बढ़ते जाएगा, वो और क्रॉप्स को मिलते जाएगा, तो पर यूनिट वाटर से ज्यादा एरिया इरिगेट हो जाएगा, है ना। एंड वाइस वर्सा फॉर हॉट वेदर। हॉट वेदर में वैसे ही होगा कि जमीन एकदम सूखी हो जाएगी। अब मैं एक बाल्टी पानी डालूंगा तो वो जमीन फटाफट खींच लेगी और आगे की जमीन में जहाँ क्रॉप है वहाँ पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ड्यूटी कम हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़ सकते हैं हम। मेथड ऑफ इरिगेशन, इस पर भी ड्यूटी डिपेंड करती है आपकी। अगर क्या बोल रहा है ये देखो, अगर फ्लड कर दे रहे हो आप फील्ड को इंस्टेंटली, यानी कि आप बाल्टी से ऐसे पानी बहा देते हो, वैसा आपने कर दिया, फ्लडिंग द फील्ड इंस्टेंटली विल लीड टू मेजर रन ऑफ एंड हेंस वाटर रिक्वायरमेंट विल नॉट बी फुलफिल्ड। इससे क्या होगा, पानी फटाफट आगे बढ़ने लग जाएगा, इसलिए जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, तो ड्यूटी कम हो जाएगी, करेक्ट है। क्या करने की वजह से हुआ ये, हमारे पानी को बहा देने की वजह से ये हुआ कि क्रॉप को जो पानी मिलना चाहिए था तो पानी तो वहां रुका ही नहीं, पानी आगे बढ़ता चला गया, तो क्रॉप की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई क्या, नहीं हुई, तो इस वजह से ड्यूटी कम हो गई। अब क्या करते हैं आप, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हो, तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, रन ऑफ नहीं होने देता है, पानी को बहने नहीं देता है, बाय मेकिंग द वाटर स्प्रिंकल by making the sprinkled water to penetrate by stopping at the place where it falls, thus improves duty। क्या करता है स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मेथड से पानी जब आप मारते हो तो पानी के बूंद उस जगह पर ठहर जाते और वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पानी बहता नहीं है, और पानी बह रहा नहीं है मतलब क्रॉप को मिल रहा है, तो कम पानी जो आप डाल रहे हो वो सीधा सीधा क्रॉप में जा रहा है और ड्यूटी अच्छी मिल रही है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज क्वालिटी ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज दिस क्वालिटी ऑफ वाटर, क्लियर वाटर अगर यूज करते हो आप इरिगेशन के लिए, उसमें विस्कोसिटी नहीं होती है, तो इस वजह से वो पानी अच्छे से इनफिल्ट्रेट करता है, तो उस वजह से रन ऑफ अवॉइड हो जाता है, इसलिए ड्यूटी ज्यादा मिल जाती है। वेरेज आप कंटामिनेटेड वाटर लेते हो जिसमें पानी में ऑयल वॉइल मिल चुका है, जमीन की गंदगी मिल चुकी है, तो क्या होगा, कंटामिनेटेड वाटर जो ऑयल से कंटामिनेट हो चुका है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, वो पतला नहीं रहेगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या होगा, इट विल बी अनेबल फॉर इट टू इनफिल्ट्रेट, तो वो जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, कॉजिंग इट टू रन ऑफ, कॉजिंग इट टू रन ऑफ। इससे क्या होगा, वो बहने लग जाएगा क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रहा है कंटामिनेट होने की वजह से, विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से। दस दिस कंडीशन वुड इटसेल्फ वुड रिक्वायर मोर वाटर फॉर इरिगेशन। इस वजह से क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी लगेगा इरिगेट करने के लिए, कि पानी तो अंदर जा ही नहीं रहा है, तो आपको और पानी डालना पड़ेगा, और पानी डालना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ड्यूटी खराब हो जाएगी, क्योंकि कम पानी में तो आपका काम ही नहीं हो रहा है इरिगेशन। आप कम पानी से करोगे अगर, तो वो जमीन के अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि पानी में विस्कोसिटी बढ़ गई है, और विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से वो बहते जा रहा है और सॉइल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है,
क्रॉप की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, क्रॉप पे और पानी डालते जाओगे। कब तक, जब तक क्रॉप की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है, आपको ज्यादा पानी लग रहा है टू इरिगेट, तो ड्यूटी कम हो जा रही है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जिस वजह से ड्यूटी अफेक्ट करती है, दैट इज मेथड ऑफ कल्टीवेशन। क्या बोल रहा है ये देखते हैं। इफ फील्ड इज नॉट प्रॉपरली प्लोड, यानी कि आप हल नहीं चलाए हो बराबर से, तो वाटर रिटेंशन विल बी लेस, तो पानी रुकने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि आपने हल ही नहीं चलाया बराबर से, जमीन को उखाड़ा ही नहीं, तो पानी कैसे रोकेगा वो? अगर आपकी लेवल्ड जमीन है, कॉम्पैक्टेड जमीन है, तो उसमें जब पानी डालोगे तो पानी थोड़ा ही अंदर जाएगा, ज्यादातर तो बहते रहेगा। ठीक है, अब वही आपने उसको हल चलाकर ऊपर ला दिया है, तो क्या होगा, पानी जो उस पर पड़ेगा वो सीधा अंदर जाएगा, क्योंकि आपने वॉइड्स खोल दिया है सॉइल के। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप फ्लो नहीं करोगे तो पानी बहना ज्यादा, रिटेन नहीं होगा, बहेगा ज्यादा, तो ड्यूटी कम हो जाएगी। अगर फ्लो कर दोगे प्रॉपरली, तो लूज कर दिया अगर प्रॉपरली, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पानी रुका रहेगा और ड्यूटी हाई हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट, एक और फैक्टर जिस पर आपका ड्यूटी अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्या अपनाते हो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप कैनाल से इरिगेशन करते हो या टैंक से इरिगेशन करते हो, तो दोनों में ड्यूटी पे फर्क आएगा। अब देखो, कैनाल क्या है, एक फार सोर्स है जो दूर से आ रहा है और आपके एग्रीकल्चरल फील्ड तक पानी पहुंचा रहा है। टैंक जो है, आपने खुद टैंक बनाया है और वो वहां से आपका कमांडेड एरिया यानी कि एग्रीकल्चरल एरिया पास में है। तो क्या होगा, जब पानी कैनाल से आएगा तो ट्रांसमिशन लॉसेस हो गए उसके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है, तो कितना पानी तो लॉस हो जाएगा सनलाइट की वजह से, और कंक्रीट की जो लाइनिंग रहती है कैनाल की, उसमें पानी चला जाएगा, लीकेज होगा तो वहां से पानी लॉस होगा। वेरेज टैंक तो आपके पास में ही है, तो ट्रांसमिशन लॉसेस तो उसमें बहुत कम होंगे, क्योंकि वो आपके पास ही है ना टैंक। आपको कहीं दूसरी जगह, दूसरी फील्ड पर से टैंक थोड़ी लाना पड़ रहा है, यानी वो उनके टैंक को कनेक्ट करके आपको पाइप लगा के थोड़ी ना पानी लेना पड़ रहा है, आपकी खुद की टैंक है। तो वहां से आपको एग्रीकल्चरल फील्ड तक बहुत ही नॉमिनल पाइप लेंथ लगेगी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, अब ट्रांसमिशन लॉसेस ही कम हुए तो आपकी ड्यूटी ज्यादा हो गई, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन कम हो गया, है ना। इसमें क्या हो गया, वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन ज्यादा हो गया। आपने स्टार्टिंग पॉइंट से अगर 500 मीटर क्यूब पानी डिस्चार्ज किया, तो आपको 450 मीटर क्यूब पानी मिलेगा आपके एग्रीकल्चरल फील्ड पे, कैनाल इरिगेशन करने की वजह से। अब टैंक इरिगेशन करोगे तो 500 मीटर क्यूब पानी आपने पंप किया, यानी कि टैंक से निकाला, और वो छोटी सी पाइप लेंथ से आपने एग्रीकल्चरल फील्ड को दिया, तो 500 का हार्डली 5 मीटर क्यूब भी लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो कम पानी लगेगा इस टैंक वाले केस में टू इरिगेट द फील्ड, और इसमें ज्यादा पानी लगेगा टू इरिगेट द फील्ड। लॉस कहाँ हुआ, वो ट्रांसमिशन में। समझ रहे हो? सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द ड्यूटी। करेक्ट है। वैसे और एक एग्जांपल, दैट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राउंड। अगर स्टीप स्लोप रही या प्रिपेयर्ड फील्ड रहा, तो ड्यूटी कैसे फर्क करती है देखते हैं। अगर स्टीप स्लोप रहती है तो डाउनस्ट्रीम पोर्शन गेट मोर वाटर, डाउनस्ट्रीम पोर्शन गेट मोर वाटर। जहाँ पे ढलान है और आखिरी पोर्शन में, यानी कि ढलान के आखिरी पोर्शन पे पानी जाके जम जाएगा और वहां पे अच्छा पानी मिल जाएगा। लेकिन अपस्ट्रीम पोर्शन, जो ऊंचा पोर्शन रहेगा, जो स्टार्टिंग का ढलान रहेगी, वहां पर तो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि वहां का तो पूरा पानी आपका आगे बढ़ चुका है, डाउनस्ट्रीम में जा चुका है। तो इस वजह से क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा वाटर फिर डालना पड़ेगा अपस्ट्रीम साइड में, ताकि वहां इरिगेट कर सके क्रॉप को। तो क्या हो गया, आपको ज्यादा पानी लगा टू इरिगेट, तो ड्यूटी कम हो गई। यहाँ देखते हैं, प्रिपेयर्ड फील्ड रही तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल। कहीं ऊंचा नीचा ढलान चढ़ाव तो रहेगा नहीं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का, और इस वजह से आपको कम पानी लगेगा इरिगेट करने के लिए, ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी। फ्लैट स्लोप,
फ्लैट स्लोप रखते हो, अपस्ट्रीम पोर्शन गेट मोर वाटर, अपस्ट्रीम पोर्शन गेट मोर वाटर, डाउनस्ट्रीम पोर्शन विल बी ड्राई, तो लो ड्यूटी। डाउनस्ट्रीम स्टीप स्लोप से हमारा कहना ये आ रहा है कि इस तरीके का स्लोप है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इसमें क्या होगा, डाउनस्ट्रीम पोर्शन में पानी जाके जम जाएगा, यहाँ का पोर्शन ड्राई हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर लगेगा। फ्लैट स्लोप मतलब ये हो रहा है कि आपकी स्लोप फ्लैट है इस तरीके से, और आपने यहाँ से पानी डाला है, तो क्या होगा, पानी यही रह जाएगा, पानी आपका यही रह जाएगा, और यहाँ का पोर्शन ड्राई हो जाएगा, तो यहाँ के पोर्शन को एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ेगा, अब फिर से लो ड्यूटी हो जाएगा, यानी ड्यूटी उसकी कम हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग को। आगे चलते हैं। ये डेप्थ ऑफ वाटर वगैरह तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, डेप्थ ऑफ वाटर की हमने इक्वेशन बना चुकी है। फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू यू, what is crop rotation already been told to you, advantages of crop rotation already been told to you, methods of assessment of irrigation, the last thing to be told to all of you is this various methods of assessment of irrigation, ठीक है। Now let's discuss this last thing and just end up with today's lecture and this topic as well, then we'll be moving on to the next unit. Okay, so let's discuss this. Various methods of assessment of irrigation water. Assessment of irrigation water का क्या मतलब निकल रहा है? The water which has been supplied for irrigation, the water which has been supplied for irrigation to the farmer is at the government expenses. जब हम फार्मर को पानी देते हैं, वो किसके एक्सपेंसेस पे होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पर। Some nominal charges must therefore be levied on the farmer for using this water. लेकिन फिर भी some water charges या some nominal charges लेवाए करना ही पड़ता है फार्मर के ऊपर पानी यूज करने के लिए। That fixation of such charges, the fixation of such charges is known as assessment of irrigation water. आपको समझ गया होगा, फिक्सेशन, ऐसे चार्जेस को फिक्स करने को बोलते हैं हम असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। तब गवर्नमेंट ने ऐसे कई मेथड्स बनाए हुए फॉर असेसमेंट, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। There are 5 methods of assessment of irrigation water which are indicated as below. Assessment on area basis और crop rate basis, देखते हैं क्या है वो। सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस। थर्ड, सीजनल बेसिस, और फिर कंपोजिट रेट बेसिस, और लास्ट परमानेंट असेसमेंट। ठीक है, तो हम ये एरिया बेसिस पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। असेसमेंट ऑन एरिया बेसिस, व्हाट हैपेंस, इसमें क्या होगा? एरिया ऑन असेसमेंट ऑन एरिया बेसिस कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, वाटर चार्जेस गवर्नमेंट किस तरीके से लेती है, तो वाटर चार्जेस पर यूनिट एरिया के हिसाब से फिक्स करिए। वाटर चार्जेस आर फिक्स्ड ऑन पर यूनिट एरिया बेसिस ऑफ द लैंड इरिगेटेड, यानी कि आप 100 हेक्टर एरिया इरिगेट कर रहे हो तो पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने बता दिया है कि इतना हम चार्ज लेंगे। तो आप 100 हेक्टर करो, 10 हेक्टर करो, 50 हेक्टर करो, पर यूनिट एरिया के हिसाब से इतना चार्जेस गवर्नमेंट फार्मर से लेगी फॉर लैंड इरिगेटेड। दिस इज द मेथड ऑफ असेसमेंट ऑन एरिया बेसिस। एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंट मेथड है, सीधा सीधा आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपने अपने लैंड पर कितना एरिया इरिगेट किया है, उसके हिसाब से पर यूनिट चार्जेस लग जाएंगे। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस पर अगर हम बात करें तो ऐसा है कि जो कैनाल आप के साथ साथ कई सारे एग्रीकल्चरल फील्ड को इरिगेशन कर रही है, तो जो हेड रीच पर होगी, यानी कि कैनाल डैम से निकला एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक पहुंच रहा है, तो जो स्टार्टिंग के एग्रीकल्चरल फील्ड्स होंगे उन लोग क्या करेंगे? वो ज्यादा पानी यूज कर लेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा पानी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, पानी के ऊपर चार्जेस नहीं है। चार्जेस किसके ऊपर है? आप कितना एरिया इरिगेट कर रहे हो। तो जो एरिया 5 मीटर क्यूब डिस्चार्ज से इरिगेट हो सकता है, तो उस पर वो 10 मीटर क्यूब पानी भी डाल सकता है ना, या पानी पहले से स्टोर करके रख सकता है। तो यही एक डिसएडवांटेज इसका है कि
कैनाल जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक जा रही है, तो जो स्टार्टिंग के एग्रीकल्चरल फील्ड्स है वो ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करेंगे, और जो बाद के एग्रीकल्चरल फील्ड्स है वो डिप्राइव्ड रह जाएंगे फ्रॉम द वाटर. ठीक है, दिस इज द मेजर लॉस और द मेजर डिसएडवांटेज. सेकंड, सिंस द चार्जेस आर नॉट लिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना पानी आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर चार्जेस नहीं है, तो कल्टीवेटर ज्यादा से ज्यादा पानी को वेस्ट करेगा. कल्टीवेटर्स पानी को वेस्ट करता चला जाएगा, उसका ध्यान पानी के सप्लाई पर नहीं रहेगा कि वो कितना पानी ले रहा है और कितना पानी एग्रीकल्चरल फील्ड पर डाल रहा है. ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज. नेक्स्ट मेथड, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस. In this method, the water charges are fixed on the basis of volume of water supplied to the cultivator. कितना volume of water cultivator को दिया गया है. For measuring the quantity of water supplied, numerous water meters are required to be installed at the outlets in the canal system. क्या होता है, कैनाल सिस्टम से आपकी सेपरेट पाइपलाइन चलती है जिसको हम ब्रांच पाइपलाइंस बोलते हैं, जो आपके पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड पर जाती है. क्या होता है, कैनाल से जब आप कनेक्शन ले रहे हो तो उस आउटलेट पर एक वाटर मीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है. ठीक है ना, ऐसा आपके साथ साथ आप दूसरी एग्रीकल्चरल फील्ड है तो उसके लिए भी वाटर मीटर, और हर एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए वाटर मीटर्स आउटलेट पर कैनाल के इंस्टॉल कर दिया जाता है. Alternatively, certain modular outlets may be installed to supply the measured quantity of water. Thus, this is an ideal method in which the cultivator have an incentive for economic use of water. इसमें क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपका मीटर चालू है तो आप जितना पानी कंज्यूम करोगे उतना आपको बिल आएगा. तो कल्टीवेटर क्या करेगा, फार्मर क्या करेगा, उसको इकोनॉमिकली या वेस्ट ना हो हिसाब से जितना पानी हमको लग रहा है उतना ही पानी कंज्यूम करेगा. इससे क्या होगा, पानी का इकोनॉमिक यूज होगा. दिस विल बी एन इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर. देयर विल बी एन इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर फॉर विच गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है टू द फार्मर कि इसने इकोनॉमिकली पानी को यूज किया है तो उसको इंसेंटिव दिया जाए. सो दिस इज एन आइडियल मेथड जो जनरली यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस ऑफ असेसमेंट. साथ ही साथ शॉर्टफॉल्स इन द सप्लाई कैन बी डिस्टिंक्टली लोकेटेड. कहाँ पे पानी कम पड़ गया वो भी पता चल जाएगा क्योंकि वाटर मीटर तो रीडिंग दे देंगे, है ना. तो ऐसा नहीं होगा कि कोई कल्टीवेटर पानी से डिप्राइव्ड हो गया हो, क्योंकि उसकी रीडिंग्स हमारे पास आ जाएगी कि किसने कितना पानी यूज किया है. करेक्ट है. However, there are several shortcomings of this method as indicated below. इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं. आपको वाटर मीटर सेट करना है, इंस्टॉल करना है, तो there is a heavy initial cost involved in the installation of the device for the measurement of water, and the same are difficult to maintain. इसको मेंटेन भी करना है आपको, तो ये एक डिसएडवांटेज आपके लिए. A whole time staff is required to keep the record of the water meter. इसके साथ साथ आपको स्टाफ भी लगेगा जो आपका रिकॉर्ड को प्रॉपरली ऑब्जर्व करे. ठीक है. The meters may not work of small heads at the outlet. Silt and debris may obstruct the flow through the metered outlet. ठीक है, क्या हो जाएगा, सिल्ट एंड डेब्रीज अगर आ गए तो वो आपके फ्लो को पहले तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे. ठीक है ना, और उस वजह से मीटर्स में भी इश्यूज आएंगे क्योंकि सॉल्टी वाटर भी अगर उसमें से ट्रांसफर हो रहा है तो वो मीटर को खराब करेगा आपके. क्योंकि पानी आपका मीटर लगा हुआ है और उस हिसाब से आपका पानी आ रहा है, तो कल्टीवेटर्स पानी चोरी करने की कोशिश करेंगे और अनऑथोराइज्ड मीन्स से पानी लेने की कोशिश करेंगे. आपके सोर्स को छोड़कर अनऑथोराइज्ड मीन्स अडॉप्ट करने लगेंगे और पानी यूज करने लगेंगे. सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. दीज आर इनफ फॉर यू कि ये 5 डिसएडवांटेजेस आप शो कर दो. ठीक है. सीजनल बेसिस, असेसमेंट ऑन सीजनल बेसिस, ये क्या कह रहा है देखते हैं. इन दिस मेथड the water charges are fixed for certain crop season on the basis of crop grown in that season and the water consumed. The value of crop is not considered in fixing the water charges.
The value of crop is not considered in fixing the water charges. However, the water charges varies from season to season. Example: the charges for the water supplied during summer will be high, and for the water supplied during monsoon will be less. This method is, however, not used in our country. हमारे इधर सीजनल बेसिस पर वाटर चार्जेस नहीं लिए जाते, फिक्स नहीं किए जाते कि समर सीजन है तो इतना हिसाब से पैसा लगेगा और मॉनसून सीजन है तो इस हिसाब से पैसा लगेगा. दिस इज नॉट द मेथड दैट इज अडॉप्टेड इन आवर कंट्री. हाउएवर, ये कुछ कंट्रीज में होता है कि सीजन टू सीजन, अगर मॉनसून सीजन है तो हम ये पानी का रेट रखते हैं, वाटर चार्जेस रखते हैं, और समर सीजन है तो ये वाटर चार्जेस रखते हैं. ऐसा नहीं करते. नेक्स्ट मेथड इज असेसमेंट ऑन कंपोजिट रेट बेसिस और कंसोलिडेटेड असेसमेंट. क्या होता है इसमें? वाटर चार्जेस के साथ साथ कल्टीवेटर्स को टैक्स पे करना पड़ता है फॉर द लैंड जो वो ओन करते हैं, जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, कल्टीवेटर्स को लैंड रेवेन्यू और वाटर चार्जेस दोनों को साथ में पे करना पड़ता है. ठीक है, तो यूजली वाटर चार्जेस और लैंड रेवेन्यू को कंबाइन कर दिया जाता है और कंपोजिट रेट कलेक्ट कर दिया जाता है. कंपोजिट रेट कलेक्ट कर लिया जाता है फार्मर से. This method is also not commonly used in our country except in some state जो प्रेफर करते हैं कि हम बोथ वाटर चार्जेस एंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू दोनों भी फार्मर्स से कलेक्ट करें. ओके, लास्ट मेथड इज परमानेंट असेसमेंट और बेटरमेंट लेवाई. द लास्ट मेथड इज परमानेंट असेसमेंट और बेटरमेंट लेवाई. इसमें क्या होता है, देखिए, जो कल्टीवेटर है वो क्या करता है, अपना खुद का सोर्स यूज करता है फॉर सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर, एंड हेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन वो कैनाल्स का यूज नहीं करते जो गवर्नमेंट दे रही है पानी जहां से. ठीक है, हाउएवर ड्रॉट पीरियड्स में ये कल्टीवेटर्स मे यूज वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम कैनाल. ड्रॉट पीरियड में क्या होता है, दे कैन यूज द वाटर जो कैनाल से आ रहा है. ठीक है, तो फार्मर्स ऑफ दैट एरिया आर लिवाइड एट अ फिक्स रेट एवरी ईयर ड्यू टू सच प्रोविजन. तो क्या किया जाता है, हर साल का एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया जाता है फ्रॉम द फार्मर्स, इसी वजह से कि वो हमेशा तो पानी यूज नहीं करेंगे हमारा, लेकिन ड्रॉट में वो पानी हमारा यूज कर सकते हैं कैनाल से जो हम बेच रहे हैं. तो इस वजह से फार्मर्स ऑफ दैट एरियाज आर लिवाइड एट अ फिक्स रेट एवरी ईयर ड्यू टू सच प्रोविजन. इसको हम बेटरमेंट लेवाई कहते हैं. सच अ लेवाई इज कॉल्ड एज द बेटरमेंट लेवाई. During the drought period, the farmer will be authorized to use the water from such a canal without paying extra charges above the betterment levy. यानी कि betterment levy के ऊपर और कोई चार्जेस उसको पे नहीं करना है अगर वो कैनाल से पानी लेता है ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड.